हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो आज भी हम केमिस्ट्री के अंदर स्टेट ऑफ मैटर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेट ऑफ मैटर के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, आपको रिवीजन करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ लिया है आई थिंक। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होता है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आरएमएस बोलते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में, एवरेज वेलोसिटी को एवी वेलोसिटी से डायरेक्टली, मोस्ट प्रोबेबल को एमपी से या अल्फा एमपी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनके बीच में क्या रिलेशन है, इनके तीन फॉर्मूलाज हैं और ये फॉर्मूलाज और ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जस्ट फॉर्मूला, इसके ऊपर फिर हम बेस्ड न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं। तो देखिए मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होता है 2RT बाय एम। एम मोलर मास है यहाँ पे, किसी भी एटम का मोलर मास। 2RT, आर जो है वो गैस कांस्टेंट है, टी जो है वो टेम्परेचर है, ठीक है, इन केल्विन स्केल, और एम मोलर मास है। ये समझ में आ गया भाई, अंडर रूट 2RT बाय एम। क्लियर है सभी को? ये होता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अगर पहले पढ़ रखा है बहुत अच्छी बात है, रिवाइज हो जाएगा। नहीं पढ़ा तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूलाज अलग अलग वेलोसिटीज होती हैं। एवरेज वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, उसके ऊपर एक डायग्राम है, उस डायग्राम से इसको हम समझते हैं, फिर इसको थोड़ा डेराइव भी करते हैं, बट नीड नॉट टू डू दैट नाउ। अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, जस्ट सीधा फॉर्मूला याद कीजिए, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है 2RT बाय एम, अंडर रूट है कंप्लीट का। और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है 3RT बाय एम। देखो 2RT बाय एम, 3RT बाय एम, बताओ दोनों में से बड़ा कौन सा है? विच वन इज बिगर? बता सकते हैं? यस बेटा। सर VRMS। हाँ, है ना, आरएमएस है। तो यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी। ये भी आपको कंपैरिजन पता होना चाहिए कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बड़ी होती है मोस्ट प्रोबेबल से। अब बीच में आती है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी देखिए क्या है, 8RT बाय पाई एम, इट इज पाई एम। तो जरा 8RT से तो हमें समझ में आ रहा है ये सबसे बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। 2RT से 3RT से बड़ा है, लेकिन पाई एम, नीचे इसको पाई से डिवाइड भी कर रखा, तो ये तो थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो कितना छोटा होगा? तो 8RT डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ऊपर 7 चला गया, इनटू एम। तो देखो RT बाय एम तो सेम है, सभी में सेम है, इसको हम भूल जाते हैं। और फिर इसी में गड़बड़ है, 2RT बाय एम है या 3RT बाय एम है या 8 बाय पाई है। तो 8 बाय पाई को जरा सोल्व करते हैं। 8 इंटू 7 56 डिवाइड बाय 22 56। है ना, डिवाइड बाय 22। तो देखो ये अप्रोक्सीमेट कितना आता है। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो वैल्यू बताइए जरा कितनी आएगी, है किसी को आइडिया? अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू आती है 2.5 के आसपास, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी यस 2.5 सर। समथिंग, है ना, 2.5। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो मैं इसको लिख सकता हूँ, यानी 8RT बाय पाई को मैं 2.5 लिख सकता हूँ, 2.5 अप्रोक्सीमेट। तो ये आ जाएगा 2.5RT डिवाइडेड बाय एम। तो देखिए ये 2RT बाय एम था, ये 2.5RT बाय एम है, और ये 3RT बाय एम। तो सबसे बड़ा होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, फिर आती है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज मतलब इन दोनों का एवरेज, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, बहुत आसान है इसे याद करना। एवरेज मतलब तीनों वेलोसिटीज का एवरेज है वो, ठीक है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग एवरीवन। तो तीनों वेलोसिटीज का एवरेज है, एवरेज का मतलब एवरेज ही होता तो बीच में आएगा, ये भी याद रख सकते हैं। 8 बाय पाई RT डिवाइड बाय एम, अंडर रूट है सबका। तो उसके बाद सबसे छोटा कौन सा होता है? मोस्ट प्रोबेबल जो है सबसे छोटा होता है, मोस्ट प्रोबेबल। और रूट मीन स्क्वायर जो है, जहां स्क्वायर आ गया यहां से याद रखते हैं, स्क्वायर वाली सबसे बड़ी है, एवरेज वाली एवरेज है, और मोस्ट प्रोबेबल जो है, जो सबसे मोस्ट प्रोबेबल मतलब सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी जिसकी है, तो वो सबसे कम होगी, है ना। वो मोस्ट प्रोबेबल होते हुए भी उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे कम, उसकी वैल्यू सबसे कम है। इस तरह से आप इन्हें याद रख सकते हैं। तीनों फॉर्मूलाज आपको लर्न रखने हैं। क्लियर है बेटा, सबको समझ में आ गया? सर अब इसका रेशो निकालना है। देखो ये तो फॉर्मूलाज, आपको फॉर्मूला सीधा याद होने चाहिए, बट इनका रेशो भी इंपॉर्टेंट है। इसका रेशो निकाल रखा, तो देखो इन्होंने क्या किया, RTM को कैंसिल कर दिया, RTM सबका RTM काट दिया। तो RTM काटने पर क्या बचेगा? यहाँ √2 बच गया, √8 बाय पाई बच गया, √3 बच गया, है ना। 2, 8 बाय पाई और 3। √2 की वैल्यू 1.414 होती है, √3 की वैल्यू 1.732 होती है, और √8 बाय पाई का जो वैल्यू आता है वो अप्रोक्सीमेट ये आएगा, ठीक है, 1.595 यानी 1.6 कह सकते हैं आप अप्रोक्सीमेटली। फिर इन तीनों में से जो सबसे छोटा है, कौन सा सबसे छोटा है? ये है सबसे छोटा। इस वैल्यू से अगर मैं सबको डिवाइड कर दूं, 1.414, इसे भी 1.414, इसे भी 1.414, तीनों को डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 1.2, 1.128, ये बन जाएगा 1.224।
ऑब्वियस है, हमने सबसे शुरू में किया था कि ये सबसे बड़ी होती है वेलोसिटी, ये एवरेज होती है, ये सबसे छोटी होती है। तो ये रेशो भी आपको याद रखना है डिवाइड करने के बाद जो आता है। पेपर में बैठकर आप लोग इनको डिराइव करने नहीं बैठोगे, ना ही ये देखोगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, और ना ही फॉर्मूलों की डेरिवेशन होने वाली है। कुछ कैलकुलेशंस आपको याद रखनी होती हैं। जब आप प्रैक्टिस करते हैं, बार बार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो कैलकुलेशंस ऑटोमेटिकली लर्न हो जाती है। नो वरी अबाउट दिस। बट इस केस के अंदर यहाँ पर आपको ये याद ही रखनी है। क्लियर है भाई, सबको समझ में आ गया वेलोसिटीज और इनके? ठीक है, क्योंकि नेम, रेशो और उनका फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें आपको बताता हूँ। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, ये फॉर्मूलाज किए हैं आपने। क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम ये चीज कर चुके हो? यस कर चुके हो, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है भाई? मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए गैस, मैक्सिमम टेम्परेचर सॉरी, मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच ए गैस कैन बी फाइंडेड एज ए गैस। मतलब वो मैक्सिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई गैस गैस की फॉर्म में होती है, उससे ऊपर अगर टेम्परेचर कर दोगे तो वो गैस और लिक्विड की फॉर्म में होती है, सॉरी, गैस जो है वो लिक्विड फॉर्म में दिखी जा सकती है, वो मैक्सिमम टेम्परेचर। अगर उस टेम्परेचर से ज्यादा कर देते हैं तो वो गैस कभी भी लिक्विड नहीं बनेगी। जैसे कि एग्जांपल से समझना बहुत आसान है इसको, कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 31.1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 31.1 डिग्री सेल्सियस तक कार्बन डाइऑक्साइड क्या रहेगी? गैस फॉर्म में, सॉरी लिक्विड फॉर्म में आ सकती है। कैसे आएगी? प्रेशर डालो और उसे लिक्विड बना लो 31.1 डिग्री सेल्सियस। इससे ऊपर अगर आपने टेम्परेचर कर दिया 31.2 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर हो गया, ये गैस दोबारा कभी भी लिक्विड नहीं बनेगी। वट एवर द प्रेशर यू आर अप्लाइंग, 1 लाख पास्कल, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, कितना भी प्रेशर डालिए, ये गैस इस टेम्परेचर से ऊपर वाले टेम्परेचर पर कभी भी लिक्विफाई नहीं होने वाली। समझ में आ गया? ये होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। प्रेशर, प्रेशर जिसके ऊपर कोई गैस लिक्विफाई हो सकती है, उससे ज्यादा प्रेशर, मतलब उससे जो लास्ट प्रेशर है, क्रिटिकल टेम्परेचर पर कौन से प्रेशर, क्या प्रेशर डालूं जब क्रिटिकल टेम्परेचर पर कोई गैस है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड 31.1 डिग्री सेल्सियस पर है, तो इस पे कितना प्रेशर डालूं कि ये गैस लिक्विफाई हो जाए, वो प्रेशर होता है क्रिटिकल प्रेशर। और क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर के ऊपर किसी गैस का जो वॉल्यूम होता है, लास्ट वॉल्यूम, उसके बाद तो वो लिक्विड हो जाएगी, तो किसी गैस का जो लास्ट वॉल्यूम है वो होता है क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक है, तो तीनों फिनोमिनाज कुछ ऐसे वर्क करते हैं। आपको टेम्परेचर पहले पता होना चाहिए, टेम्परेचर को डिफाइन करके प्रेशर को और वॉल्यूम को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो थी इनकी थ्योरी की बात, है ना। यहाँ डेफिनेशंस लिख रखे हैं, यू कैन रीड दैट इजीली। अब बात करते हैं इनके फॉर्मूलाज की। तो क्रिटिकल टेम्परेचर को निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी है। हम बात कर रहे हैं रियल गैसेस की, नॉट आइडियल गैसेस। तो रियल गैसेस के अंदर टीसी, टीसी का मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर, टीसी जो होता है 8 डिवाइड बाई 27 BR। आर गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट सबको पता होगा, पीवी इक्वल एनआरटी होता है, वो वाला आर है ये। ए क्या होता है? वंडरवाल गैस इक्वेशन के अंदर जो ए है वो अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब दो गैस के मॉलिक्यूल काफी पास आ जाते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है वो है ए। समझ में आ गया भाई? ए क्या है? कांस्टेंट होता है ये। पर्टिकुलर गैस, पर्टिकुलर गैस के लिए ये कांस्टेंट ही रहेगा। मतलब दो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं सेम गैस के, वो जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करेंगे, अगर आप उसको कभी भी चेक करोगे तो वो उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, क्योंकि मॉलिक्यूल सेम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनका सेम रहेगा। नीचे बी, बी क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ गैस होता है भाई, गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम, गैस का नहीं, गैस के मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होता है। अगर गैस के सारे मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा कर दिया जाए बिल्कुल एक जगह पर, मतलब लिक्विफाई कर दें, तो उसका जो वॉल्यूम बनेगा वो बी होता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बी इसके 4 मल्टीपल में भी होता है, याद रखना, सिर्फ ये गैस का मॉलिक्यूल नहीं होता, मल्टीप्लाइड बाय 4 होता है। ठीक है, उसके बाद में नीचे आता है पीसी, प्रेशर, क्रिटिकल प्रेशर। इसका फॉर्मूला होता है A/27 B²। बी वही है गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, मल्टीपल में 4 होता है। नीचे आता है वो क्रिटिकल वॉल्यूम, ये 3V के इक्वल होता है क्रिटिकल वॉल्यूम। यानी कि अगर आपको गैस के ए और बी पता है, अट्रैक्शन फोर्स और मॉलिक्यूलर उनका वॉल्यूम पता है मल्टीपल बाय 4, तो आप आसानी से क्या निकाल सकते हैं? टीसी, पीसी, वीसी निकाल सकते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर आसानी से निकाल सकते हैं। ये वो 3 फॉर्मूलाज है। बी केयरफुल अबाउट दिस ऑल। क्लियर है? तो ये जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट देखिए, आगे आता है बॉयल्स टेम्परेचर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, टीबी बोलते हैं इसको, बॉयल्स टेम्परेचर। टेम्परेचर एट विच ए रियल गैस ओबे आइडियल गैस लॉ, एप्रिशिएबल रेंज ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड बॉयल्स टेम्परेचर। वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई रियल गैस जो है वो आइडियल गैस का बिहेव करती है, और वो भी रेंज ऑफ प्रेशर पर। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर प्रेशर पर वो आइडियल बन गई और प्रेशर कम या ज्यादा कर दिया तो फिर से रियल बन गई, नहीं, एक रेंज ऑफ प्रेशर। मान लीजिए कि मैं 10 एटमॉस्फेयर से 20 एटमॉस्फेयर के बीच में प्रेशर लगा रहा हूं, और 10 से 20 के बीच में एक ऐसा टेम्परेचर पर वो गैस है, वो टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, एक ऐसे टेम्परेचर पर वो गैस है जिसके ऊपर वो गैस आइडियली बिहेव कर रही है, मतलब पीवी इक्वल एनआरटी इक्वेशन को फॉलो कर रही है। पीवी इक्वल एनआरटी, ये होता है आइडियल गैस की इक्वेशन। इस इक्वेशन को कोई गैस फॉलो करती है पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, मैंने टेम्परेचर फिक्स कर दिया, और वॉल्यूम जो प्रेशर है, प्रेशर की एक रेंज है, उस रेंज में वो गैस आइडियली बिहेव करती है, तो उसको, उस टेम्परेचर को बोलते हैं हम बॉयल्स टेम्परेचर। यस बेटा, क्लियर है बॉयल्स टेम्परेचर की डेफिनेशन? यस सर। है ना, ठीक है। तो बॉयल्स टेम्परेचर को निकालते कैसे फिर? डेफिनेशन तो ठीक है, समझ में आ गई। टीबी बॉयल्स टेम्परेचर होता है A/B/R होता है, A/B/R, यानी ए को, ए और बी को डिवाइड करके आर से मल्टीपल कर दो बी को, तो आपके पास में क्रिटिकल, सॉरी, बॉयल्स टेम्परेचर आ जाएगा। तो बॉयल्स टेम्परेचर किसी भी गैस का निकालना हो, आपको उसके अट्रैक्शन फोर्स और उसका वॉल्यूम पता होना चाहिए, आर से मल्टीपल कीजिए तो आपके पास बॉयल्स टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी। केल्विन में आएगी, याद रखना, डिग्री सेल्सियस में हम हमेशा यहाँ पे केल्विन स्केल के ऊपर ही बात करते हैं। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। द रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ ए गैस इज प्रोपोर्शनल टू, अब इफ्यूजन का एक ला आता है भाई, इफ्यूजन या डिफ्यूजन क्या चीज होती है, पता है किसी को? क्या कोई बता सकता है? डिफ्यूजन या इफ्यूजन क्या होता है? एनीवन नोज? इफ्यूजन का मीनिंग पता है किसी को? इंग्लिश छोड़ो यार, हिंदी में मीनिंग बता दो। कोई चीज बाहर निकलना, इफ्यूजन। यस, क्लियर है। तो वो कह रहा है रेट ऑफ इफ्यूजन क्या होता है, इसका सीधा सीधा फॉर्मूला, रेट ऑफ इफ्यूजन जो होता है 1/डेंसिटी के प्रोपोर्शनल, डेंसिटी के अंडर रूट के प्रोपोर्शनल होता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। सोचो जरा, अंदर आपके पास में, बहुत सिंपल है ये, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, आपके पास परफ्यूम की बोतल्स तो सभी बच्चों के पास होती है ना, आजकल सब परफ्यूम लगाते हैं। तो Yes. हाई प्रेशर के ऊपर परफ्यूम रखा होता है, जैसे आप इसका नॉब को दबाते हो, प्रेस करते हो, तो इसका होल खुल जाता है, तो यहां से फास्ट स्पीड में क्या निकलता है? परफ्यूम निकलता है। लेकिन अगर सोचो, जब परफ्यूम बिल्कुल थोड़ा सा रह जाता है तो प्रेशर घट जाता है अंदर का, थोड़ा सा परफ्यूम रह गया, तो अब वो बहुत स्लो फॉर्म में निकलता है, स्लो फॉर्म में ड्रॉप सी गिरती है, मतलब प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इफ्यूजन। ये तो समझ में आ गया, प्रेशर ज्यादा इफ्यूजन ज्यादा, बाहर जल्दी निकलेगा, प्रेशर कम बाहर कम निकलेगा। और डेंसिटी के अपोजिट होता है, डेंसिटी मतलब अगर इन मॉलिक्यूल्स का भार बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा भारी है ये मॉलिक्यूल्स, तो भाई इनको ऊपर उड़ने में थोड़ा तकलीफ होने वाली है, इसलिए डेंसिटी के रिवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी इनवर्सली, रिवर्स मतलब इनवर्स कह सकते हैं। तो डेंसिटी के इनवर्सली और प्रेशर के प्रोपोर्शनल डायरेक्टली होता है, तो रेट ऑफ इफ्यूजन आप डायरेक्ट बोल सकते हैं P/√D, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P/√D। इक्वल करने के लिए यहाँ पे K लगा सकते हैं, दैट इज कांस्टेंट। तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला है। तो ये कहां पर लिखा हुआ है भाई, कौन सा वो है? दैट इज द फर्स्ट आंसर। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। में आ गया होगा ना। तो ये जो भी देखो, जो भी अगर आपने पहले ऐसे फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं, अभी याद कीजिए, याद तो करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस को लगाइए बार बार, है ना, तभी चीजें समझ में आएंगी। कुछ चीज समझ में नहीं आती, डायरेक्ट पूछो, नो वरी अबाउट दिस, ठीक है, हम उसको डिटेल भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर आपकी रिवीजन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ नए कॉन्सेप्ट अगर सीखने को मिल रहे हैं तो वो भी मुझे बताइएगा कि सर ये नई चीज हमारे लिए, तो मैं उसको डिटेल दे दूंगा। यहां देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 4 ग्राम ऑक्सीजन है, डिफ्यूज होती है, इफ्यूज नहीं हो रही, डिफ्यूज हो रही है, मतलब मैं उसको भर रहा हूँ सिलेंडर में, ऑक्सीजन को उल्टा कर रहा हूँ, थ्रू ए वेरी नैरो होल, ठीक है, बहुत नैरो होल से। हाउ मच हाइड्रोजन वुड बी डिफ्यूज्ड अंडर द आइडेंटिकल कंडीशन, सेम कंडीशंस में अगर हाइड्रोजन लू, ऑक्सीजन 4 ग्राम ली, उसको नैरो होल से हम डिफ्यूज कर रहे हैं, अगर सेम कंडीशंस के लिए हाइड्रोजन ली जाए तो हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, सेम कंडीशंस में क्या होने वाला? तो इसका एक फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला, इफ्यूजन डिफ्यूजन के फॉर्मूले आते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ गैस 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ गैस 2, ठीक है, यानी गैस 1 गैस 2 आप लिख सकते हैं इनको, ये गैस 1 है,
ये गैस 2 है और इसको मान लीजिए गैस 1 है, ठीक है, गैस 1। ये इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स, यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 2। इक्वल है मतलब या तो ये दोनों भी इक्वल होते हैं इनके और ये भी इक्वल होता है, नो वरी अबाउट दिस। और इक्वल होता है वो अंडर रूट मोलर मास ऑफ गैस 1, यहां पर मोलर मास ऑफ गैस 1, यानी मैं इसको गैस 1 लिखूंगा, ठीक है, मोलर मास ऑफ गैस 1 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ गैस 2। यस, फॉर्मूला समझ में आया भाई सबको? यस सर। दो वॉल्यूम का डिवाइड, या दो गैस सेम कंडीशंस होनी चाहिए, दो गैसेस के नंबर ऑफ मोल का डिवाइड जो होता है वो उसके मोलर मास के डिवाइड के अंडर रूट के बराबर होता है। तो यहां से हमें वेट निकालना है, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना निकलेगा अगर सेम कंडीशन में हम ऑक्सीजन वाली कंडीशन की जगह, ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन को रख देते हैं, है ना, बाकी सब कुछ सेम है। तो देखो भाई हमें गिवन मास दे रखा है ऑक्सीजन का, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं ऑक्सीजन के, बिल्कुल निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल क्या होते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास। तो हम लिख सकता हूँ यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन का 16 होता है एटॉमिक मास, और O2 का कितना हो जाएगा? 32। यस, क्लियर है? यस सर। तो यानी मैं यहाँ पर 4/32 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया 4/32, ये आ गया 4/32। और इसके डिवाइड में है N2, यानी गिवन मास मुझे नहीं पता हाइड्रोजन का मास कितना है, हाइड्रोजन का मास, ठीक है, गिवन मास जो हमें निकालना है। और इसके डिवाइड में क्या होना चाहिए? मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। तो मुझे मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन तो पता है, कितना होता है मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन? मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन 2 होगा ना, डिवाइड में इसके 2 आ जाएगा। तो मैं इस डिवाइड के 2 को ऊपर रख रहा हूं। ये समझ में आ गया भाई? ये है मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, H2 का मोलर मास, मोलर मास, ठीक है। तो ये H2 का मोलर मास आ गया। अब ये सारी चीजें इक्वल थी, ये इन दोनों का डिवाइड इक्वल था अंडर रूट के। तो देखो मोलर मास ऑफ गैस 1, गैस 1 का मोलर मास कितना है? वो ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन भरी थी ना हमने, ये ऑक्सीजन के लिए 4/32। तो वो कितना है? वो 32। यस, या हाइड्रोजन? बताओ जरा क्या होगा। ये देखिए जरा, उल्टा कर रखा भाई मैंने, फॉर्मूला उल्टा लिख दिया। H2 ऊपर आएगा, गैस 2 ऊपर और गैस 1 नीचे, ठीक है, ये ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना इसमें। समझ में आ रहा है बेटा? गैस 1 यानी उल्टा लिखेंगे, पहले ऊपर ऑक्सीजन था तो मुझे ऊपर हाइड्रोजन लिखनी है। तो हाइड्रोजन का मोलर मास है 2, डिवाइड में ऑक्सीजन का मोलर मास था 32, दोनों को अंडर रूट, ये इक्वल हो गया, बस हो गया सॉल्व, समझो हमारा सम। तो क्या आएगा भाई? 4, यहाँ पर इसको काटेंगे, 4 1 जा समथिंग समथिंग करके, 4 8 जा आएगा, फिर 2 1 जा आएगा, 2 4 जा आएगा, हमारे पास आ गया यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 4, और नीचे क्या है? हाइड्रोजन का गिवन मास, जो मास हमें निकालना है, मल्टीप्लाई में हाइड्रोजन गैस का मास इक्वल होना चाहिए वो अंडर रूट 2/32। 2/32 को क्या लिख सकते हैं? 1/16, ठीक है। अब स्क्वायर को दूसरी तरफ ले आओ, वैसे जरूरत ही नहीं इसकी। 1/4 इंटू हाइड्रोजन का मास इक्वल क्या हो जाएगा? 1/1 का अंडर रूट 1 नहीं होता है, 16 का अंडर रूट 4 होता है, पता है सबको। 1/4 हो गया। हाइड्रोजन को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा, 4 को इस तरफ लेके आऊंगा, सब कुछ कट कट आ जाएगा, तो हाइड्रोजन निकल के आ जाएगा। H2 का मास 1 जो हमें निकालना है 1, दैट्स इट। क्लियर है भाई? सबको समझ में आ गया? यस सर। तो सिर्फ फॉर्मूला ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला क्या कहता है? किसी भी गैस का वॉल्यूम जो है वो दूसरी गैस के वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, या नंबर ऑफ मोल दूसरी गैस के वॉल्यूम से नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास में क्या आता है? उसके मोलर मासेस का अपोजिट रेशो है, सीधा नहीं है, ये 2 है ये 1 है, मोलर मासेस का अपोजिट रेशो है, उल्टा रेशो, सीधा नहीं, ठीक है। इस 2 को चलो मैं ग्रीन पेन से कर देता हूँ, थोड़ा ज्यादा हाईलाइटेड रहेगा जब भी आप देखेंगे, है ना। 2 और 1, और यहाँ 1 और 2, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया?
मास 1, यानी कि हाइड्रोजन जो 4 ग्राम के साथ में डिफ्यूजन कर रही थी नैरो होल से, अगर उसकी जगह हाइड्रोजन ली जाए ऑक्सीजन की जगह पर, तो हाइड्रोजन 1 ग्राम ही सेम कंडीशंस में सेम चीजें फॉलो करेगी, डिफ्यूजन सेम होने वाला है, और हाइड्रोजन 1 ग्राम के लिए। क्लियर है, सबको समझ में आ गया? यस बेटा, हाइड्रोजन ये उस तरह से वर्क करता है। रीजन मोलर मासेस को जब डिवाइड करते हैं तो इनका रेशियो देखो 1/4 रेशियो आता है मोलर मासेस के डिवाइड में, मतलब यहाँ ऑक्सीजन है, गैस 2, और यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो वो 1/4 में वर्क करते हैं। ठीक है, 1/16 सॉरी, तो ये जब इसको सोल्व करेंगे तो 1/4 आएगा वो, यानी कि ऑक्सीजन 1 हो तो हाइड्रोजन कितनी होती है, 4 होती है, उल्टा होता है इसका, है ना। तो ये इस तरह से वर्क करता है। जब इसको सॉल्व करते हैं तो उसका मास और मोलर मास में क्या रिलेशन है, वहां के लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आना चाहिए, गिवन मास बाय मोलर मास, तब ये सॉल्व होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वंडरवाल इक्वेशन ऑफ स्टेट। वंडरवाल इक्वेशन किसी को याद है क्या? इज ओबेड बाय रियल गैस फॉर n मोल ऑफ रियल गैस द एक्सप्रेशन विल बी, यानी कि आपको मोलर वंडरवाल इक्वेशन लिखनी है, सीधी सी बात, कुछ भी नहीं है। सर ऑप्शन वंडरवाल इक्वेशन आती है किसी को? सर फोर्थ ऑप्शन। ऑप्शन 4 है, ठीक है। Yes, sir. वंडरवाल इक्वेशन, भाई इसको इक्वेशन ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। बहुत सारी इक्वेशन है जो स्टेट को डिफाइन करती है, वो इक्वेशन ऑफ स्टेट ही होती है। पीवी इक्वल एनआरटी भी इक्वेशन ऑफ स्टेट है। इक्वेशन ऑफ स्टेट के नाम से डरना मत, तभी इक्वेशन ऑफ स्टेट ही होती है अप्रोक्सीमेट। तो देखिए ये क्या होता है भाई, पी प्रेशर, पीवी इक्वल एनआरटी हमने पढ़ा हुआ है, पी के अंदर कुछ जुड़ जाता है, क्या जुड़ता है, ए एन स्क्वायर, ए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। एन यहाँ पर नंबर ऑफ मोल है, याद रख लेना, इसने एन के लिए ही बोला कि एन मोल है, और ये आ गया प्रेशर टर्म, और वॉल्यूम में से कुछ माइनस हो जाता है, वो वॉल्यूम माइनस हो जाता है एन इंटू बी। ठीक है, गैस के मोलिक्यूल्स का वॉल्यूम एन इंटू नंबर ऑफ मोल जितने भी हैं, बी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस मोलिक्यूल मल्टीपल में 4 इक्वल एनआरटी। एनआरटी सेम टू सेम ही रहेगा, तो पीवी इक्वल एनआरटी होता है। देखो पी और वी, बस पी में कुछ जुड़ गया ये वाली टर्म, और वी में से ये वाली टर्म माइनस हो गई, इक्वल एनआरटी ही रहेगा। ये है वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट देखिए, वंडरवाल कांस्टेंट ए एंड बी आर रिलेटेड टू द रिस्पेक्टिवली। मैं शुरू से बता रहा हूं ए और बी क्या है, अब आप मुझे बताओगे ए और बी क्या है। सर ऑप्शन 4 होगा। ऑप्शन 4 देखिए, पहले में फोर्थ में क्या कहता है, अट्रैक्शन फोर्स, ए अट्रैक्शन फोर्स होता है, मैंने बताया था, वी वॉल्यूम ऑफ गैस होता है, बिल्कुल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, बिल्कुल, और वो 4 से मल्टीपल भी होता है, याद रख लेना, ये ध्यान रख यस लेना। सर। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा। अब एक क्वेश्चन आता है सीधा सीधा, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1.8 ग्राम वाटर वेपर 374 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर। तो देखो इसने क्या क्या दे रखा है, ठीक है, वाटर है H2O, इसका मास दे रखा है कितना, 1.8 ग्राम। ठीक है, गिवन मास दे रखा है, तो मोल निकालने हो तो इसके, तो मोल ऑफ वाटर, सिंपल है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। वाटर का मोल कितना होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 हाइड्रोजन है, 1 + 1 प्लस 18 आ जाएगा ना। तो गिवन मास बाय मोलर मास क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल आ गए। तो यहाँ पर आपके पास में क्या आएगा, ये n नीचे आ जाएगा, 1/10 0.1, यस सर। 0.1 मोल आ गए आपके पास यस सर, इसके पानी, यानी इसने नंबर ऑफ मोल वाटर दे रखा है। फिर उसके बाद देखो टेम्परेचर दे रखा है, तो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, टेम्परेचर +2 टेम्परेचर इक्वल कितना है डिग्री सेल्सियस में, 374, इसके अंदर प्लस कर दे 73, 273। ठीक है, 273 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इक्वल क्या आ जाएगा, ये आएगा 647। ठीक है, 647 केल्विन, इट इज इन केल्विन, याद रखना टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही लेना होगा। यस सर, ठीक है, क्योंकि सारे कैलकुलेशन उसी बेस पर होते हैं। तो अब प्रेशर देखो, प्रेशर इसने कितना दे रखा है, प्रेशर 1 बार, ये गिवन है, पहले गिवन जरूर लिखा करो। ठीक है, व्हाट विल बी, अब वो बोल रहा है वॉल्यूम निकालना है, बस सिंपल, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, तो वॉल्यूम निकालना आप लोग। तो हमें एक इक्वेशन पता है, पीवी इक्वल एनआरटी होता है, यस एनआरटी। V ठीक है, equal to अब N आर की वैल्यू उसने दे रखी है बार, लीटर पर केल्विन पर मोल में। ठीक है, तो केल्विन और मोल में देखो, यहाँ केल्विन दिया हुआ है, और अगर आप टेम्परेचर में आप डिग्री सेल्सियस ले लोगे तो 20 केल्विन के साथ कैसे रिलेट करोगे, इसलिए वो केल्विन में ही होना चाहिए, है ना।
पर मोल मोल में होना चाहिए सब्सटेंस का अमाउंट, बार प्रेशर बार में, अगर प्रेशर बार में है तब आप ये आर यूज कर सकते हो, अगर प्रेशर एटमॉस्फेयर में है तो आर की वैल्यू बदल जाएगी। ठीक है, तो ये यानी ये तीनों यूनिट देखकर आप बता सकते हैं। और यहाँ लीटर, आंसर आपका लीटर में आएगा, याद रखना। ठीक है, Yes, जब sir. मोल में यूज करेंगे तो Yes, अब sir. देखिए पीवी, पीवी को एनआरटी, प्रेशर आपको निकालना है, नहीं प्रेशर तो दिया हुआ है, क्या निकालना है, वॉल्यूम, Volume वॉल्यूम निकालना है, एनआरटी 1 upon P. डिवाइड बाय पी। ठीक है, हो गया सोल्व बस। तो आपको सारी वैल्यूज पता है, इक्वल क्या आ जाएगा, एन की वैल्यू कितनी है 0.1 मोल, 0.1, आर की वैल्यू 0.83 0.083, टेम्परेचर कितना दे रखा है, मल्टीप्लाई में टेम्परेचर है 647, 647 Kelvin डिवाइड में क्या आ गया, प्रेशर है upon 1, 1. बस खत्म। तो वॉल्यूम आपके पास, इसको सॉल्व करेंगे 5.37। 5.37 0.37 liter. ठीक है, दैट्स इट। तो ये Yes, आपका वॉल्यूम sir. होगा। ठीक है, Yes, sir. देखिए मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशंस करवा रहा हूँ, लेकिन साथ में इधर भी सॉल्यूशन दिया हुआ है, क्लियर है। तो हो Yes, सकता है yes, कि इधर वाला सॉल्यूशन, देखो कई बार क्या होता है जब सॉल्यूशन आसान होते हैं तो मैं ये चीज नहीं लिखूंगा, आई विल नॉट राइट दिस, मैं बस सॉल्व करूंगा फटाफट और फिर इसको रब कर दूंगा और आपके सामने सिर्फ ये क्वेश्चन ये रह जाएगा। जैसे अगर मैं ऐसे कर दूं सिर्फ ये आंसर रह जाएगा। ठीक है, बट अगर आपको वो चाहिए है तो हम उसको वापस लेके आ सकते हैं, क्लियर है। Yes, sir. yes, sir. तो मैं अभी इसको रख रहा हूँ, लेकिन कुछ कुछ स्लाइड में मैं इसको गायब भी कर दूंगा, क्योंकि जहां रफ काम करेंगे वहां इसको गायब कर देंगे, क्योंकि सॉल्यूशन आपके पास ऑलरेडी हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई, इन वाटर सैचुरेटेड एयर, पानी है सैचुरेटेड हवा में, हवा के अंदर पानी उसमें घुला हुआ है, ऑलरेडी रहता है, आपको पता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर इज 0.02। तो देखो भी वाटर के मोल फ्रैक्शन है, यानी कि एक्स जो होता है मोल फ्रैक्शन होता है, एक्स जो दे रखा है 0.02। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है पता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, यानी कि वाटर के मोल, मोल ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल Total. मोल। टोटल मोल किसके हैं, हवा के मोल, एयर के मोल प्लस यहाँ वाटर के मोल। समझ में आ रहा है, Yes, sir. Yes, ये Yes, हवा sir. में पानी घुला हुआ है ना, ये टोटल मोल, मतलब टोटल मोल जो भी चीजें दे रखी हैं सारी, यहाँ दो दे रखी है तो दो चीजों के टोटल मोल, तीन दे रखी है तो तीन चीजों के टोटल मोल होते हैं, क्लियर है। ये होता है आपका मोल फ्रैक्शन, दैट इज मोल फ्रैक्शन, Yes, sir. है ना, ये है मोल फ्रैक्शन। तो ये आपका आ गया मोल फ्रैक्शन। अब बात करें टोटल प्रेशर। इफ टोटल प्रेशर भी उसने दे रखा है, कितना है 1.2 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो टोटल प्रेशर, अब इसका एक फॉर्मूला होता है टोटल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में, बस वो फॉर्मूला याद रखिएगा। टोटल प्रेशर आपको 1.2 एटमॉस्फेयर दे रखा है, एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस इज, तो पार्शियल प्रेशर से पहले आपको टोटल प्रेशर को निकालने का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो फॉर्मूला याद रख लीजिए, बड़ा आसान है, इस लेसन के अंदर ही आता है, हो सकता है आपने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा तो सीधा याद रखिए। टोटल प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, प्रेशर ऑफ ड्राई एयर इनटू प्रेशर प्लस, देखिए प्रेशर ऑफ एयर प्लस प्रेशर ऑफ वाटर। ये तो सिंपल सी चीज है, क्लियर है। तो Yes, टोटल Sir. तो टोटल प्रेशर इक्वल होता है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं भाई, टोटल प्रेशर आपको कितना दे रखा 1.2, ये दे रखा 1.2, इक्वल क्या आएगा, टोटल प्रेशर में से वाटर का माइनस करना, हमें सीधी सी बात है ना। तो अगर मैं इसको वाटर को इधर लेता हूँ, चलो वाटर को इधर ही ऐसे ही रखते हैं, तो हवा का प्रेशर डायरेक्टली में प्रेशर ऑफ एयर रख लेते हैं यहाँ पे, प्रेशर ऑफ एयर, और वाटर का प्रेशर, इसने वाटर का प्रेशर दे रखा है, मोल फ्रैक्शन दिया इसने, वाटर का प्रेशर तो नहीं दिया, कैसे सॉल्व होगा। अरे ये वाला फॉर्मूला बताना भूल गया मैं, रुकिए। ठीक है, Multiply. हाँ देखिए, ये यही बोल रहा था मैं, यही फॉर्मूला लिख रहा था, फिर मुझे लगा कि मैं इन्होंने डायरेक्ट कैसे दे रखा है। ठीक है, देखिए ये फॉर्मूला क्या होता है भाई, अगर आपको किसी का भी प्रेशर निकालना हो, प्रेशर ऑफ वाटर जो है वो इक्वल होगा मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इनटू में मल्टीप्लाई में टोटल, Yes, sir. टोटल प्रेशर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है जिससे आपको प्रेशर ऑफ वाटर मिलेगा।
ये फॉर्मूला भी यहाँ पे दिया, ये टोटल फॉर्मूला, टोटल प्रेशर तो हमें पता है, प्रेशर ऑफ एयर और प्रेशर ऑफ वाटर डायरेक्टली छोड़ दो। तो प्रेशर ऑफ वाटर कैसे निकालने, हमें तो वाटर का सिर्फ मोल फ्रैक्शन दे रखा है ना, वाटर का ओनली मोल फ्रैक्शन है हमारे पास। तो हम मोल फ्रैक्शन से वाटर का प्रेशर कैसे निकालेंगे, तो वो प्रेशर यहाँ पर ऐसे आएगा, मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दो टोटल प्रेशर से, तो टोटल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन मल्टीपल हो जाएंगे, ये आपके पास आ गया वाटर का प्रेशर 0.24। तो आपके पास टोटल प्रेशर है, वाटर का प्रेशर आ गया, Yes, sir. प्रेशर ऑफ एयर निकालना है। हाँ बेटा, हाँ जी, किसी को डाउट है इसमें कुछ? No, sir. 1.2 माइनस sir. 0.024, दैट्स इट। ठीक है, तो ये आपके पास सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 1.176 ATM एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो यानी ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, Yes, sir. बहुत आसान है। Yes, टोटल sir. प्रेशर, मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर देते तो हमारे पास पर्टिकुलर जो भी चीज है उसका प्रेशर आ जाता है, जिसका मोल फ्रैक्शन दिया उसका प्रेशर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तरीका बता देता हूँ आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन। सबसे पहले आपको थ्योरी करनी होती है जो टीचर करवाता है, उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे सॉल्व करने होते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद फिर सीधा मेंस के क्वेश्चन और एडवांस के क्वेश्चन आप उठा सकते हैं। बट एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी की बुक इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन उसके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक्सरसाइज जरूर आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, 2-2 3-3 बार लिख लिख कर उसे करिए। जिस बच्चे ने इसको Yes, लिख sir. कर किया है, समझ लेना वो आईआईटी क्वालिफाई कर सकता है। हर चीज लिख कर क्वेश्चन आंसर करने पड़ेंगे। तो देखिए अभी, व्हाट विल द मिनिमम sir. प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एयर। डेसीमीटर क्यूब और लीटर एक ही बात होती है, याद रख लेना। Yes, ठीक है, sir. आपको एयर दे रखी है, एयर का वॉल्यूम दे रखा है, कितना दिया है 500 डेसीमीटर, 500. या लीटर कह सकते हैं आप इसे, कोई दिक्कत नहीं है। और लीटर, चलो लीटर नहीं लिखते इसे, एयर एट 1 बार प्रेशर, तो प्रेशर आपको दे रखा है एयर का 1 बार। ठीक है, वॉल्यूम दे रखा है 200 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, नहीं ये क्या दे रखा है भाई, व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड, मिनिमम कंप्रेस, अच्छा ठीक है, ये वॉल्यूम V2 दे रखा है, ये V1 है और ये P1 है। पहला कि प्रेशर इतना था, वॉल्यूम इतना था, और V2 जो है मुझे उसे कम करना है, 500 से 200 डेसीमीटर क्यूब मुझे वॉल्यूम करना है। ठीक है, और टेम्परेचर दे रखा है उसने, टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। 30. क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. तो अब देखिए जरा, Yes, sir. P1V1 इक्वल होता है P2V2। Which? ठीक है, अब ये फॉर्मूला कैसे याद रखें, बहुत सारे बच्चों को कई सारे फॉर्मूले हो जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा मैं आपको डिराइव करके दिखाता हूँ, मजेदार चीज है। क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसको तो हमें देखना ही नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कांस्टेंट है दोनों केसेस में। ठीक है, तो इसको तो हम लीव करेंगे, इसका कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए PV इक्वल NRT, ये इक्वेशन सबको याद है। Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं कहूँ P1V1 और R तो कांस्टेंट होता है, इसको तो चेंज ही नहीं कर सकते। T1 नंबर ऑफ मोल भी अगर कांस्टेंट कर दो, सारे फॉर्मूले आपके सामने आ जाएंगे, या नंबर ऑफ मोल को भी N1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा, और दूसरी इक्वेशन लिखता हूँ P2V2 इक्वल N2, और R तो कांस्टेंट होता है, और T1 और सॉरी T2, है ना? क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. दोनों को डिवाइड कर दो, सारे फॉर्मूले आ गए, ऑल फॉर्मूलाज, ऑल इन वन, एक ही चीज में दोनों आ गए। कैसे? अब अगर मान लीजिए किसी का NRT कांस्टेंट हो, यहाँ पर गैस वही है, इसके नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि भाई नंबर ऑफ मोल नहीं बदल रहे, सिर्फ वॉल्यूम और प्रेशर बदल रहा है ना? तो नंबर ऑफ मोल तो सेम है, तो यानी N1 और N2 सेम है, तो ये दोनों कट जाएंगे। R तो कांस्टेंट होता है हमेशा, ये भी कट गया। टेम्परेचर उसने 30 दिया, ये नहीं बढ़ रहा नहीं घट रहा, ये भी कांस्टेंट है, 30 कट गया। समझ में आ गया? सारा कुछ इक्वल क्या आ गया? इक्वल आ गया। तो मैं लिख सकता हूँ P1V1 इक्वल आ जाएगा, और इसके डिवाइड में था P2V2, है ना, इक्वल आ जाएगा 1। तो मैं सीधा लिख सकता हूँ P1 P1V1 is equal to P2V2. P2, P2. सीधा फॉर्मूला बन गया। अगर मान लो कि वो वॉल्यूम कांस्टेंट दे देता तो वॉल्यूम को काट दो, ठीक है, और नंबर ऑफ मोल को कांस्टेंट नहीं देता तो नंबर ऑफ मोल को साथ रखो, इन दोनों को काट दो, तो आपके सामने क्या आ जाएगा, यानी P1/T2 और P2 इक्वल N1/N2।
है ना। Yes, sir. इस तरह से Yes, आप sir. जो भी चीज कांस्टेंट दे रखी है उसको काट दो क्योंकि दोनों में सेम है और बाकी की चीजों को इक्वल कर दो आपस में, बस इक्वल टू 1 लगा दो। क्लियर है भाई। तो ऐसे करके ये फॉर्मूला कोई भी बना सकते हो। तो यहाँ पर देखो इसने P1 V1 दे रखा है, V2 दे रखा है और यहाँ इसने पूछा क्या है, मिनिमम प्रेशर यानी कि P2 पूछ रखा है। तो P2 को निकालना है हमें। तो P2 को कैसे निकालेंगे, P1 V1 इक्वल P2 V2 होता है, तो ये दोनों इक्वल है, P2 की वैल्यू निकाल लो, P1 V1 डिवाइड बाय V2। तो P1 था 1 बार, V1 था 500 डेसीमीटर क्यूब, V2 था 200 डेसीमीटर क्यूब, सीधा आ गया 2.5 बार। अगर 2.5 बार प्रेशर लगाते हैं तो 500 डेसीमीटर क्यूब का वॉल्यूम जो है वो 200 डेसीमीटर क्यूब रह जाएगा उस गैस का 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। यस, क्लियर है बेटा? Sir. Yes, sir. समझ में आ गया ना? आसान क्वेश्चन है, Yes, थोड़ा sir. सा दिमाग लगा के नोटबुक पेन से खुद करेंगे तो बहुत ज्यादा जल्दी अंडरस्टैंडिंग आती है इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूजिंग द इक्वेशन PV इक्वल nRT शो दैट एट ए गिवन टेम्परेचर, किसी गिवन टेम्परेचर पर डेंसिटी ऑफ द गैस इज प्रोपोर्शनल टू द गैस प्रेशर। डेंसिटी जो प्रेशर के प्रोपोर्शनल है। तो देखो डेंसिटी और प्रेशर के बीच में सबसे पहले तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पर वही डेंसिटी और प्रेशर का रिलेशन डिराइव करने वाले हैं। डेरिवेशन है, इट इज नॉट ए क्वेश्चन, एक्चुअल में डेरिवेशन है। देखो तो देखो PV इक्वल nRT। अब इसमें हमें तो यही इक्वेशन आती है, इसमें डेंसिटी कहाँ से आ गई? तो डेंसिटी क्या होती है पहले आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। पता है किसी को डेंसिटी का फॉर्मूला? Mass upon volume. मास बाय वॉल्यूम होता है। तो क्या यहाँ पर वॉल्यूम है? बिल्कुल है। यहाँ पर मास है क्या? मास नहीं है, एन नंबर ऑफ मोल है। नंबर ऑफ मोल में मास होता है ना। Yes. PV इक्वल Yes, नंबर ऑफ sir. मोल को लिख सकता हूँ गिवन मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। Volume. Molar mass. मोलर मास। मोलर मास Molar मैं क्या mass, लिख रहा yes, हूँ, ये n की जगह पर लिख रहा हूँ। n जो होता है नंबर ऑफ मोल जो होता है गिवन मास बाय मोलर मास होता है ना। तो मैंने n की जगह पर ये लिख दिया। मल्टीप्लाई में RT था तो मैंने उसको कुछ नहीं किया, उसको वैसे ही रहने। क्लियर है? Yes, sir. Yes, अब sir. गिवन मास, मेरे पास मास आ गया, मोलर मास को मोलर मास ही रहने दूंगा। गिवन मास, मुझे मास चाहिए था। मास के नीचे अगर वॉल्यूम आ जाए तो, अगर मैं इस वॉल्यूम को नीचे ले आऊं तो डेंसिटी बन जाएगा। यस, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। P इक्वल प्रेशर इक्वल क्या आ गया, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर गिवन मास की जगह जस्ट मास लिख देता हूँ। ठीक है, थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए भी। डिवाइड में यहाँ पर वॉल्यूम लिख देता हूँ, वॉल्यूम को मैं नीचे ले गया और मल्टीप्लाई में मोलर मास था तो मैं मोलर मास को मोलर मास ही रहने दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मोलर मास, ठीक है, इसको नहीं छेड़ने वाला मैं। ओके, तो मोलर मास को मोलर मास ही रखते हैं। और उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई में RT था, RT को RT रखते हैं। क्लियर है बेटा? अभी तक कुछ समझ में आया क्या किया मैंने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, था sir. n, इन दोनों, ये n था, बस इस n को मैंने मोलर मास बाय मोलर मास कर दिया और वॉल्यूम को नीचे ले आया। अब देखो, अब मैं इसे चेंज करूंगा। मास बाय वॉल्यूम मुझे पता है डेंसिटी होती है, तो मैं यहाँ पे डेंसिटी लिख दूंगा, DRT डिवाइडेड बाय मोलर मास की जगह पर मैं यहाँ पर m लिख दूं या मोलर मास लिख दूं, एक ही बात है ना। वैसे इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलर मास को बड़ा M लगा देते हैं। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ अब आपका फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, P इक्वल DRT बाई M। बहुत आसान फॉर्मूला, P इक्वल DRT बाई M। तो यहाँ इन्होंने M बाई M RT समथिंग समथिंग कर करके कुछ दिखा रखा है, तो P इक्वल DRT बाई M है। तो मैं अगर मैं D को रिप्रेजेंट करना चाहूँ, सिर्फ D निकालना चाहूँ, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाऊँ, तो देखो ये M जो है इधर आ जाएगा, तो P के मल्टीपल में आएगा ये PM डिवाइडेड बाय RT, तो RT, ठीक है। तो PM बाय RT जो होता है वो D होता है, D इक्वल PM बाय RT। क्लियर है, समझ में आ गया? यही इन्होंने यहाँ डिराइव कर रखा है, D इक्वल PM बाय RT इफ टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेंसिटी जो है, तो देखो R तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रेशर के, है ना, क्योंकि मोलर मास भी फिक्स होता है, ये भी कभी नहीं बदलता, पता है सबको। Yes, sir. तो डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रेशर के, प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, बस इस फॉर्मूले में देख के हम बता सकते हैं। क्लियर है भाई सबको? Yes, sir. तो ये एक डेरिवेशन है ना, आप ये नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल नहीं है, डेरिवेशन। बट न्यूमेरिकल कम डेरिवेशन ऐसे भी पूछ सकता है, और ये बहुत आसान है यार, है ना, आसानी से हो Yes, sir. जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट देखिए, एक और क्वेश्चन है, एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री मतलब 273 केल्विन की बात कर रहा है, सीधी सी बात, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल
273 केल्विन। ठीक है, देखो एक चीज बता देता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करने का बेस्ट तरीका, जो जो गिवन है ना वो लिख लो, जितना सॉल्व कर सकते हो उसको कर लो। शुरू में टाइम ज्यादा लगेगा नो डाउट, लेकिन जैसे जैसे आप उसको गिवन को लिख दोगे फिर ये ढूंढो निकालना क्या, फाइंड क्या करना है। और उसके बाद तीसरा काम हो न्यूमेरिकल का फॉर्मूला। फॉर्मूला अगर आपको आता है तो वैल्यू भरनी, निकल गया, बस बात खत्म। इतनी सी बात होती है ना, बहुत आसानी से होगा। कुछ एक ट्रिकी न्यूमेरिकल होते हैं, उसमें ट्रिक लगती है, ट्रिक वाले तो देखो भाई याद करने पड़ते हैं, जो बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो ट्रिक से वो लर्न हो जाते हैं, है ना, वैसे होगा। तो देखिए भाई अब इसको करते हैं सॉल्व। क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ ए सर्टेन ऑक्साइड गैस, सर्टेन ऑक्साइड ऑफ ए गैस एट 2 बार इज 2 बार पर, ठीक है, 2 बार यानी प्रेशर दे रखा है, प्रेशर दिया है 2 बार, डेंसिटी फाइंड आउट करनी है ना। इज सेम, वो कह रहा है डेंसिटी सेम है एज द डाई नाइट्रोजन एट 5 बार। तो N2 का प्रेशर दे रखा है उसने, N2 गैस का जो प्रेशर है वो 5 बार है, 5। ठीक है, N2 गैस है, और ये कोई गैस है, एनी गैस, हमें नहीं पता क्या है। और वो कह रहा है कि इस गैस का 2 बार पर जो प्रेशर है उस टाइम पे जो डेंसिटी है नाइट्रोजन की 5 बार प्रेशर के ऊपर जो डेंसिटी तो सेम होती है। व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ द ऑक्साइड, उस ऑक्साइड का, यानी वो जो भी ऑक्साइड है उसका मोलिकुलर मास बताना है। तो मोलिकुलर मास और उसके बीच में हमें रिलेशन पता होता है, अच्छे से पता है ना। तो डेंसिटी हमें क्या पता है, डेंसिटी क्या होती है, m pm, अभी किया था ना फॉर्मूला, pm बाय Yes, sir. RT, है ना। तो डेंसिटी का हमें पता है pm बाय RT। तो प्रेशर हमें पता होना चाहिए, बिल्कुल पता है। मोलर मास हमें पता होना चाहिए। तो भाई देखो नाइट्रोजन का मोलर मास तो हमें पता है, नाइट्रोजन का तो फाइंड कर सकते हैं, कितना होता है नाइट्रोजन का मोलर मास 14 + 14 28 है ना, Yes, sir. 28 ग्राम पर मोल जरूर लगाया कीजिए इसके पीछे, है ना। तो यानी नाइट्रोजन का तो हमें मोलर मास भी पता है, नाइट्रोजन का प्रेशर भी पता है, बिल्कुल पता है। आर पता है, आर तो गैस कांस्टेंट है, पता ही है। टेम्परेचर पता है, बिल्कुल उसने दिया हुआ है 273 केल्विन, सब पता है क्या नहीं। Yes, तो sir. डेंसिटी ऑफ गैस निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। तो यानी कि डेंसिटी N2 की डेंसिटी हम निकाल सकते हैं। P था हमारे पास 5, M था हमारे पास मोलर मास 28, और R क्या है, R की वैल्यू कितनी होती है 8.314, है ना। बट R को हम R रहने देंगे, क्यों रहने देंगे मैं आपको आगे बताऊंगा। हर चीज लिखनी जरूरी नहीं होती है, ये एक्सपीरियंस से आप लोग सीखें जब बार बार क्वेश्चन करेंगे। फिर टेम्परेचर दोनों का सेम था, टेम्परेचर को भी टेम्परेचर रहने दो, क्या फर्क पड़ता है ना। Yes, sir. क्लियर है। तो देखो ये तो था डेंसिटी। अब उसने क्या कहा था, ये जो डेंसिटी है नाइट्रोजन की, यही डेंसिटी 2 बार प्रेशर पर और सेम टेम्परेचर के ऊपर किसी ऑक्साइड की सेम डेंसिटी है। तो जो डेंसिटी जो ऑक्साइड की है, जो भी ऑक्साइड है वो किसी चीज का ऑक्साइड है, मेटल का ऑक्साइड होगा, वो सेम है। तो मैं उसको भी Pm डिवाइडेड बाय RT लिख दूं, है ना। तो देखो इसकी डेंसिटी किसके इक्वल कर दूं, मैं इस टर्म को यहां ना लिख दूं बेटा, देखो 5 × 28 लिख सकता हूं कि नहीं, डिवाइड बाय RT लिख सकता हूं कि नहीं, क्योंकि उसने खुद बोला था जो नाइट्रोजन की डेंसिटी है वही डेंसिटी उस ऑक्साइड की है, तो मैंने ऑक्साइड की डेंसिटी की जगह पर नाइट्रोजन वाली डेंसिटी लिख दी। यस, क्लियर है। Yes, इक्वल क्या कर दिया, प्रेशर तो उसने बोला 2 बार हो जाएगा, प्रेशर उसने दिया हुआ है उस ऑक्साइड का 2 बार, और m यही तो निकालना है मोलर मास, और RT की वैल्यू क्यों भरूं, यहाँ RT से RT कट जाएगा, दैट इज व्हाई मैंने वैल्यू नहीं भरी थी। समझ में आया। अगर आप भर दोगे इधर भी भर दो कोई बात नहीं, और इधर भी भर दो तब भी ये कट जाएंगे, ये इधर से ऊपर चला जाएगा ना, यहाँ RT से RT कैंसिल हो जाएगा, दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये आएगा 5 × 2, और ये डिवाइड में 28 डिवाइड में 2 आ जाएगा, तो m क्या आ गया 5 × 28 डिवाइड में आ जाएगा 2, तो ये इक्वल आ जाएगा, ये 14 बन गया, है ना। तो 5 4 20 70 दैट इज इट। तो ये हमारा लास्ट फाइनल आंसर होगा। यस बेटा, क्लियर है सभी को, सिंपल। Yes, sir. ठीक है, ओके मैम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, हमें डेंसिटी पता होनी चाहिए, इनका रिलेशन पता होना चाहिए। अब ऐसे क्वेश्चंस को देख के बंदे को लगता है हमने तो PV = nRT किया है, इसमें तो डेंसिटी पूछ रहा है, पता नहीं क्या कह रहा है। नॉट ए प्रॉब्लम, ये प्रैक्टिस से ही पता लगता है, देखते ही समझ में आएगा, डेंसिटी का हमें पता है, इनका रिलेशन हम जानते हैं, है ना। इसलिए सॉल्व करके जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ
what will be the pressure exerted by a mixture of 3.2 ग्राम of methane है, 4.4 ग्राम of कार्बन डाइऑक्साइड है, मिक्सचर है आपके पास। तो देखो भाई मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, नहीं याद है तो याद कर लीजिए, 3.2 ग्राम दे रखी है, ठीक है। इसका मोलर मास बताओ भाई मेरे को कितना होता है मोलर मास, ताकि मैं नंबर ऑफ मोल निकाल सकूं मीथेन की। 16 सर 16 16 12 प्लस 4 मोल्स ऑफ मीथेन कितने निकलेंगे, 16 होता है क्या, 4 और 12 16। Yes, yes, sir. तो मैं गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास कितना आ जाएगा, 16 दूना 32, 2 0.2 0.2 2 मोल आ गए, ठीक है, मीथेन के। और सेम एज इट इज मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसने बोला 4.4 ग्राम है। इसका मोलर मास बताइए भी कितना होता है। 44 यस 44 होता है, तो यानी यह 4.4 डिवाइड बाय 44 यस कितना आ सर जाएगा 0.1 0.1 0.1 है ना। ये 0.1 मोल आ गए। मेरे पास दो गैसेस उसने दी थी, वो कह रहा है उसका मिक्सचर है, मिक्सचर है तो इनके मोल जुड़ जाएंगे भाई, मोल जोड़ने हैं, ग्राम मत जोड़ देना, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स जोड़ सकते हैं, ग्राम नहीं। तो टोटल मोल मेरे पास कितने आ गए, टोटल मोल आई हैव 0.3 0.2 plus 0.1 this will 0.3 है ना। 0.3 Yes, मोल। ये टोटल मोल मेरे पास दोनों गैसेस की आ गया। वो उसने क्या कहा, कंटेनिंग 9 डेसीमीटर फ्लास्क इन ए 9 डेसीमीटर फ्लास्क, यानी कि वॉल्यूम फिक्स है क्योंकि फ्लास्क में है, फ्लास्क छोटी बड़ी तो नहीं होने वाली, तो वॉल्यूम कितना है 9 डेसीमीटर क्यूब, या आप लीटर कह लो इसे। फिर फ्लास्क टेम्परेचर दे रखा है, टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस है। अब इसमें 273 जोड़ दे, 273 कितना आ जाएगा 300 केल्विन, Yes, sir. है ना, 300 केल्विन। टेम्परेचर पता है, वॉल्यूम पता है, टेम्परेचर पता है, मोल पता है, क्या जानना चाहता है ये, प्रेशर बताना है। तो देखो भाई पीवी इक्वल है ना RT, यस और नो। Yes, sir. प्रेशर जानना चाहता है, वॉल्यूम मुझे पता है, नंबर ऑफ मोल मुझे पता है, R मुझे पता है, T मुझे पता है, क्या नहीं पता, प्रेशर, वही तो निकालना है। मल्टीप्लाई में वॉल्यूम 9 इक्वल N कितना 0.3 मल्टीप्लाई में R की वैल्यू 0.0821 मल्टीप्लाई में T 300 केल्विन, ठीक है। तो देखो R की वैल्यू भर रखी है, T की वैल्यू भर रखी है और 9 वॉल्यूम भर रखा है, ठीक है, दैट्स इट, प्रेशर आ गया आपके पास। क्लियर है ना। तो ये 300 है, मैं अभी इसको थोड़ा सही कर देता हूँ, ये 0.9 को नीचे लिख देता हूँ, ये P और उल्टा P नजर आ रहा है ना, तो यहाँ में P इक्वल नीचे आ जाएगा आपका 0.9, ये आएगा नहीं सॉरी 9 है ये तो 9 डेसीमीटर क्यूब है ना, तो ये आपका वॉल्यूम आ गया, दैट्स इट। तो यहाँ से प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हो, प्रेशर की वैल्यू कितनी आ जाती है फिर 8.314 into 10⁴ पास्कल, दैट इज प्रेशर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमने एटमॉस्फेयर में निकलेगा, बट इसको बाद में पास्कल में कन्वर्ट कर रखा है इसलिए, ठीक है। हमारा आंसर निकलेगा एटीएम में, ये वाला एटीएम निकलेगा, बट इसको पास्कल बनाना है तो एटीएम से पास्कल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यूनिट कन्वर्जन आता है एटीएम और पास्कल का। चलो एटीएम और पास्कल के बारे में डिफरेंस बता देता हूँ मैं। देखो 1 एटीएम जो होता है 1.01325 भी होता है, वैसे ये बार के इक्वल होता है, ठीक है। 1 बार जो होता है वो इक्वल होता है 1,00,000 पास्कल, 10⁵ पास्कल, ठीक है। तो आप देखो बार से पास्कल बना सकते हैं, एटीएम से पहले बार बनाइए फिर बार से पास्कल बना लीजिए, इतना तो कर सकते हो अब। यस सर यस सर पता जैसे सेंटीमीटर से मीटर बनाओ और फिर मीटर से किलोमीटर बना लो, बस वैसा ही है। एटीएम आपको दे रखा आंसर, तो एटीएम से आपको क्या करना है, एटीएम से बार बनाइए, मतलब एक एटीएम में इतने बार होते हैं, तो इसने जितने एटीएम दे रखे हैं उतने से यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। फर्दर एक बार से में पास्कल होते हैं 10⁵, तो पास्कल में बदलना है तो फिर इसको 10⁵ से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इसी टर्म को अगर मैं 1.013 से मल्टीप्लाई कर दूं और फिर 10⁵ से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे पास बन गया पास्कल। क्लियर है बेटा? यस सर ठीक है, तो ये इस तरह से यूनिट कन्वर्जन, ये वाले दोनों चीजें आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है, अब यूनिट कन्वर्जन इजीली कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया भी सबको? यस सर यस सर आज के लिए इतना ही करेंगे, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। ये न्यूमेरिकल्स आप एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल सारे देखिए, अपनी तरफ से सारे सॉल्व करके देखिए। न्यूमेरिकल में किसी में प्रॉब्लम आती है
यू कैन सेंड मी, या अपने टीचर जो आपके टीचर है उनको आप व्हाट्सएप के ऊपर भेज सकते हैं, उनका नंबर होगा आपके पास, है ना, तो आप उनको वहां पर भेज Yes, सकते हैं। sir. अभी किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलिए, वरना हम क्लास को Yes, sir. अभी एंड कर रहे हैं। एनीवन हैव एनी डाउट? No, sir. नहीं No, है? sir.